खबर है दुमका और जामताड़ा के आसपास से। दुमका उपचुनाव के लिए जब्त किए गए 25 वाहन। दुमका जिला प्रशासन के निर्देशानुसार मंगलवार को जरमुंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुमका देवघर मुख्य मार्ग में बासुकीनाथ नदी चौक के समीप पुलिस द्वारा सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस मौके पर दुमका उपचुनाव को लेकर कुल 25 चार पहिया वाहन को जब्त किया गया है। वाहनों की सीजर लिस्ट काटने के बाद लॉक बुक लेकर छोड़ दिया गया। मौके पर बतौर दंडाधिकारी मौजूद तारक भुई और राजकुमार ने बताया कि दुमका उपचुनाव के अवधि में जब्त किए गए वाहनों का चुनाव कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। दंडाधिकारी ने कहा कि अब तक 25 वाहन जब्त किए गए हैं। इस दौरान कागजात व वाहनों की डिक्की आदि की जांच भी की गई। मौके पर जरमुंडी थाना प्रभारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने कहा कि दुमका विधानसभा उपचुनाव व दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। जरमुंडी वीडियो फुलेश्वर मुर्मू व जरमुंडी थाना प्रभारी सब पुलिस निरीक्षक सत्येंद्र नारायण सिंह की उपस्थिति में PSI अनिल मोहली, राजकुमार व जरमुंडी थाना के ASI सहित अन्य सशस्त्र बल मौके पर मौजूद थे। सियाटार गांव से 2 अपराधी गिरफ्तार जबकि एक फरार हो गया है। खबर बताया जा रहा है कि जामताड़ा से है। साइबर अपराधियों के गढ़ करमाटांड़ के सियाटार गांव से पुलिस ने 2 अपराधी गिरफ्तार किया है। इनमें करमाटांड़ थाना के आमडीहा निवासी रामू तुरी का पुत्र धीरेन्द्र तुरी व सियाटांड़ निवासी स्वर्गीय नंदकिशोर मंडल का पुत्र सुभाष मंडल शामिल है, जबकि गिरोह का सरगना राजेश मंडल फरार हो गया। दोनों ऑनलाइन ठगों के पास से 5 मोबाइल व 9 सिम जब्त किया गया। धीरेन्द्र मंडल ने सरायकेला के एक न्यायिक अधिकारी जज को ऑनलाइन ठगी करने में झांसा देने में विफल होने पर धमकी भी दी थी। उसके खिलाफ सरायकेला थाना में भी कांड अंकित है। पुलिस के माने तो बंगाल पुलिस ने जामताड़ा SP दीपक सिन्हा को ठगी के लिए किए गए कॉल व एक व्यक्ति के बैंक खाते से उड़ाए गए 25,000 की जानकारी 3 दिन पूर्व दी थी। कॉल से जुड़े मोबाइल नंबर भी मुहैया कराया था। उस नंबर की लोकेशन करमाटांड़ में मिली थी। SP के निर्देश पर साइबर थाना की पुलिस 3 दिनों से ठगों की मोबाइल लोकेशन ढूंढ रही थी, पर वे जगह बदलते हुए मोबाइल बंद कर देते थे। अंततः पुलिस ने सोमवार देर शाम सियाटांड़ में लोकेशन मिली तो दोनों को दबोच लिया गया। पुलिस की भनक पाकर राजेश फरार हो गया। हालांकि पुलिस यह नहीं बता पाई कि बंगाल के किस थाने के किस व्यक्ति के खाते से राशि उड़ाई गई है। माना जा रहा है कि किसी VIP व्यक्ति को भी इन तीनों ने चुना लगाया है। राज्यों के आसपास कर रहा था बंटवारा। SP दीपक सिन्हा ने बुधवार को यहां पत्रकारों को बताया कि बंगाल पुलिस की सूचना पर सुभाष धीरेन्द्र गिरफ्तार किया गया। फरार सरगना राजेश भी जल्द पकड़ा जाएगा। SP ने बताया ये अपराधी राज्यों को आपस में बांटकर साइबर ठगी करते हैं। पूछताछ में सुभाष मंडल ने पुलिस को बताया कि वह पहले मुंबई में काम करता था, वहां से लौटकर वह साइबर ठगी में काम करने लगा। अब खबर गोड्डा से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने अदालत से कहा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल शिकायतवाद पर मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जज 1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में पक्ष रखा गया। निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय की ओर से जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाने की नीयत से सोशल मीडिया पर टिप्पणी नहीं की गई है। वही बातें कहीं जो सार्वजनिक है, ट्वीट करके सिर्फ मामले की जांच की मांग की गई है। मालूम हो कि बीते दिनों सांसद निशिकांत दुबे पर CM के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई पोस्ट करने का आरोप लगा था। इस मामले में CM की ओर से गत 4 अगस्त को सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर पर 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया गया था। गत 13 अक्टूबर को प्रतिवादी निशिकांत दुबे और फेसबुक ने इस मामले में निषेधात्मक आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 1 सप्ताह का समय मांगा था। इस पर अदालत की ओर से 20 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि CM के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं थे। अब इस मामले में वादी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 नवंबर को होगी। बिहार चुनाव को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन की ओर से बिहार की सीमा से सटे गांवों में अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार को उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह की अगुवाई में उत्पाद विभाग की टीम और मुफस्सिल थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धंधेबाजों को मौके पर गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में देशी शराब और जावा महुआ को नष्ट किया गया। उक्त कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साबेजोरा, गंगटा और गोविंदपुर गांव की
की गई। इसमें 123 लीटर से अधिक महुआ शराब जब्त की गई। वहीं 10.5 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट किया गया। छापेमारी टीम ने शराब और जावा महुआ को वहीं नष्ट कर दिया। एसडीपीओ के पूर्व अंगरक्षक ने किया महिला से यौन शोषण। गोड्डा एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह के पूर्व अंगरक्षक रजनीश कुमार पर शादीशुदा 2 बच्चे की मां शिक्षिका ने धोखाधड़ी कर शारीरिक, आर्थिक व मानसिक शोषण का आरोप लगाते हुए नगर थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने कान अंकित कर जांच शुरू कर दी है। एसपी वाईएस रमेश के निर्देश पर कान अंकित किया गया है। इधर मौसम रहेगा खराब, छिटपुट बारिश की संभावना। गोड्डा जिले में अगले 5 दिनों तक मानसून फिर से सक्रिय रह सकता है। इससे दशहरा में लोगों को खराब मौसम से ही दुर्गा उत्सव मनाना होगा। कृषि और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इससे संबंधित बुलेटिन मंगलवार की शाम को जारी किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर रविशंकर और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीश प्रसाद राजेश ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंच चुका है। इस कारण आने वाले 5 दिनों में संथाल परगना में आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे तथा हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा का अनुमान भी है। 95 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती। गोड्डा जिला में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोरोना संक्रमण काल में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार की जारी गाइडलाइन के पालन व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस की सख्त पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। जिले भर में दुर्गा पूजा को लेकर 95 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ लगभग 500 पुलिस बलों की तैनाती आगामी 22 अक्टूबर यानी कल से की जाएगी। पूजा को लेकर उपायुक्त भोर सिंह यादव व एसपी वाईएस रमेश से संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। पूजा के दौरान अशांति फैलाने वाले तत्वों, सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग व व्हाट्सएप व फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करते हुए तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण। इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी इंटेलिजेंस नेटवर्क के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को डाटाबेस तैयार करने हेतु जूम ऐप के माध्यम से सभी चिकित्सक पदाधिकारियों एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक इकाई का उन्मुखीकरण वेबिनार सिविल सर्जन गोड्डा द्वारा किया गया। इसमें जिला अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के सभी स्वास्थ्य कर्मियों जैसे सैया, एएनएम, स्टाफ नर्स, पारा मेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी एवं प्रबंधन इकाई के कर्मियों को कोरोना का टीका दिलाने हेतु विस्तृत जानकारी दी जानी है। इसके लिए सभी प्रकार का डेटाबेस जिला को 23 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैविक खेती से बिना प्रदूषण फसल का उत्पादन। धान की अधिक पैदावार के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन एवं महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें रासायनिक उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, जैविक उर्वरक, हरी नीली शैवाल, गोबर खाद एवं हरी खाद आदि का समुचित उपयोग किया जाता है। धान के उत्पादन में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक आदि महत्वपूर्ण है। इसकी भरपाई किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों की उपयोग से की जाती है। उक्त बातें धान में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैविक खेती एवं खाद विषयक प्रशिक्षण के दौरान सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह ने कही। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश दुबे ने बताया कि जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में रसायनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। मौसम वैज्ञानिक रजनीश प्रसाद राजेश ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ताओं को मौसम की त्वरित जानकारी के लिए दामिनी एवं मेघदूत ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। वेतन की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। पिछले 7 माह से वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र में कार्यरत आउटसोर्सिंग में कार्यरत 18 कर्मियों ने अपना कामकाज पूरी तरह से ठप करते हुए अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। इससे खासकर अस्पताल में साफ सफाई सहित कई काम पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारी कामकाज ठप करने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में धरने पर बैठ रहे हैं। अब खबर देवघर से। सुगमता से बाबा की पूजा कर रहे हैं यात्रीगण। नवरात्रा पर बाबा मंदिर 4:30 बजे खुला। बाबा की प्रातःकालीन पूजा पुजारी छोटेलाल झा ने वैदिक विधि से की।
इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने पूजा की। इसके बाद ई पास व बिना पास वाले भक्तों ने जलार्पण किया। भक्त बहुत ही सुगमता से बाबा की पूजा कर रहे हैं। मंदिर का कपाट बंद होने तक 600 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पूजा अर्चना की। 233 श्रद्धालुओं ने ई पास लिया था। 357 श्रद्धालुओं ने पास के माध्यम से जलार्पण किया। सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को यात्रियों की संख्या बहुत कम रही। एसपी ने मंदिर के स्वास्थ्य का निरीक्षण कर कहा कि ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोरोना के मानक का पूरा ख्याल रखें, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। केंद्र के बिल से किसानों की हो रही है परेशानी। देवघर प्रखंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को केंद्रीय कृषि बिल एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। प्रखंड अध्यक्ष सुधीर देव ने बताया कि केंद्रीय किसान बिल से देश को किसानों की परेशानी बढ़ेगी। इस बिल के माध्यम से किसानों का अधिकतर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहा कि बीडीओ सीओ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में बाध्य होकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करना होगा। पंच मंदिर में 109 वर्ष से हो रही है मां दुर्गा की आराधना। शहर के मंदिरों का मोहल्ला पंच मंदिर स्थित दुर्गा मंदिर में 109 साल से वैष्णवी विधि से पूजा की जा रही है। पूजा की शुरुआत वर्ष 1911 में बाबा खेमा दास ने अकेले की थी। स्वर्गीय बाबा करण दास, स्वर्गीय बाबा रामदास, स्वर्गीय श्रीधर मिश्रा अलग अलग समय में पूजा समिति का गठन कर दुर्गा पूजा को बढ़ाते रहे। वर्तमान में मंदिर के मुख्य पुजारी राम नरेश शर्मा दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ पूजा करने में जुटे हुए हैं। मुख्य पुजारी ने बताया कि वर्ष 2010 में दुर्गा मंदिर के नव निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जो 2012 में पूर्ण हुआ। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माता की कृपा से कोई एक व्यक्ति अगर निष्ठा से पूजा अनुष्ठान के लिए संकल्प के साथ खड़ा हो जाए तो पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। यहाँ कभी भी प्रसाद घटता ही नहीं है। माता की सबसे बड़ी कृपा इस मंदिर पर बरसती है। नव निर्माण के बाद दुर्गा मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। चूंकि पंच मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं के अलग अलग मंदिर होने के कारण श्रद्धालु सालों भर दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचकर माता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से स्वजन को मिला मुआवजा। खबर देवघर के कैरोस प्रखंड के बिनरगढ़िया निवासी प्रमोद महतो की मृत्यु लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के जयपुर में L&T कंपनी में काम करने के दौरान हो गई थी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से मृतक के स्वजन को 4 महीने बाद 16 लाख का मुआवजा मिल गया। इसके लिए मृतक के पिता बलबीर महतो ने सांसद का आभार प्रकट किया। भाजपा नेता मोहन कुमार ने बताया कि सांसद ने पूरी तत्परता दिखाते हुए परिजनों के साथ ही कंपनी के बात कर शव को घर पहुंचवाया और शुरू में कंपनी ज्यादा मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। सांसद ने कंपनी के प्रमुख से बात कर अधिकतम मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। मां की भक्ति में डूबी पौराणिक नगरी कैरो कर्णेश्वर शिव की नगरी है। यहाँ के कैरो समेत सिद्धपीठ, पाथरौल, डीडा कोली, पशुकुपी, टेट्रा, शीशा में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साही माहौल चरम पर है। सभी मंदिरों के पट सप्तमी से खुलने शुरू हो जाएंगे। प्रखंड मुख्यालय में बांग्ला संस्कृति मनाने वाले लोगों की तादाद अधिक है। इस कारण यहाँ दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इस संस्कृति में शिव और शक्ति की उपासना श्रद्धालुओं द्वारा विशेष रूप से की जाती है। क्षेत्र में अलग अलग पंडाल निर्माण बनाकर पूजा नहीं की जाती है। यही कारण है कि प्रखंड मुख्यालय के देवपाड़ा, कायस्थपाड़ा, कर्णेश्वर दुर्गा मंदिर, आचार्य टोला स्थित दुर्गा मंदिर में वर्षों से प्रतिमा स्थापित कर शक्ति की अधिष्ठात्री देवी की पूजा होती है, जबकि सिंघावनी मंदिर में प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है। यहाँ मां की पीठ की पूजा की जाती है। पाकुड़ साहेबगंज से बोनस नहीं मिला तो 22 को रेल चक्का जाम। बोनस की घोषणा नहीं करने एवं केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति विरोध में 22 अक्टूबर को रेल कर्मी सांकेतिक रूप से चक्का जाम आंदोलन करेंगे। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनिट के शाखा अध्यक्ष अखिलेश चौबे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह रेलवे कर्मचारी के साथ रेलवे स्टेशन पर सरकार श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारी को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इस साल मिलने वाला बोनस पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 का है, जो उत्पादकता आधारित है। इसे सरकार को देना ही होगा क्योंकि बोनस कर्मचारियों का हक है। शाखा अध्यक्ष ने कहा कि यदि 21 अक्टूबर तक बोनस की घोषणा नहीं की जाती है तो 22 अक्टूबर को देश भर में रेल चक्का जाम किया जाएगा। इसके लिए रेल कर्मी अपने सीने पर गोली खाने को भी तैयार है। +2 विद्यालय खोलने पर विचार मंथन। डीईओ दीनबंधु मोदी ने कहा कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय को अपग्रेड कर +2 विद्यालय बनाना है। प्रखंड में डंगापाड़ा, तोड़ाई, विराग्राम व मोहनपुर में उत्क्रमित
उच्च विद्यालय है। विभागीय निर्देशानुसार +2 विद्यालय के लिए निकट 3 माध्यमिक विद्यालय रहना आवश्यक है। प्रखंड सभागार में शिक्षक समिति बैठक को संबोधित कर रहे अध्यक्ष बीडीओ उमेश कुमार स्वामी ने की। इसमें सांसद प्रतिनिधि सहायक अंसारी और विधायक प्रतिनिधि अशोक भगत सहित सभी सदस्यों मोहनपुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय को +2 में उत्क्रमित करने का अनुमोदन किया। वहीं बालक मध्य विद्यालय की पारा शिक्षक वीना कुमारी और शिक्षक आमिर अली फिर से योगदान को लेकर काफी मंथन किया गया। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए दोनों पारा शिक्षकों के योगदान का अनुमोदन किया गया। मनरेगा की तरह ही अब पीएम आवास का सोशल ऑडिट। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी रोकने व पारदर्शिता लाने के लिए मनरेगा की तरह इसका भी सोशल ऑडिट कराने पर सरकार की विचार कर रही। इसके लिए राज्य के 4 जिले साहिबगंज, गुमला, पलामू व हजारीबाग के एक प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। दुमका के एक प्रखंड में भी सोशल ऑडिट होना था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव की वजह से स्थगित कर दी गई। इसके तहत सोशल ऑडिट की टीम ने सभी जिलों में पहुंचकर निर्धारित प्रखंड में 9 से 15 अक्टूबर के बीच प्रधानमंत्री आवास की जांच पड़ताल की। टीम 1-2 दिन में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेंगे। डीसी करेंगे अनुपस्थित पदाधिकारियों की शिकायत। प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को हुई पंचायत समिति की बैठक से कई पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। उनके खिलाफ उपायुक्त से शिकायत करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमंडल मरंडी ने की। इसमें सीडीपीओ, सीएचसी प्रभारी, वन विभाग, थाना विद्युत बोर्ड के अधिकारी नहीं पहुंचे। इस दौरान पंचायत समिति की करीब 21 लाख की योजनाएं पारित की गई। आपूर्ति विभाग की समीक्षा के क्रम में ग्रीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया व समीक्षा हुई। आत्म के डीएम ने सरसों के बीज के वितरण की जानकारी दी। पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं के टीकाकरण करने की जानकारी दी गई। बैठक में मनरेगा पीएम आवास योजना की समीक्षा की गई। प्रखंड प्रमंडल मरांडी ने पंचायतों में मनरेगा योजना व निर्मित शौचालयों की जांच का भी निर्देश दिया। जल्द दूर करे योजनाओं की व्यवहारिक त्रुटियां। साहिबगंज जिले में संचालित पुरानी व अधूरी योजनाओं की राशि जल्द जमा कराएं। सांसद निधि की योजनाओं में आ रही व्यवहारिक त्रुटियों को जल्द दूर करें। यह बातें उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय में विभिन्न योजना की समीक्षा के क्रम में कही। इस दौरान सांसद विधायक निधि, पर्यटन एवं मुख्यमंत्री विकास योजना की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विधायक निधि की योजनाओं की समीक्षा में डीसी की जानकारी ली। योजनाओं में खर्च की गई राशि व शेष राशि की जानकारी भी ली। कार्यकारी एजेंसी से वित्तीय वर्ष 18-19 व पहले की स्वीकृत योजनाओं में लंबित व अभी के अवधि में योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। कहा कि पूरी नहीं होने वाली पुरानी योजनाओं को उप विकास आयुक्त के समक्ष सबमिट करें। उनमें बची राशि को 15 दिन में जमा कराए। कहा कि इस योजनाओं के एवज में नई योजनाएं ली जाएगी। बैठक में तालझारी बड़रवा प्रखंड में चल रही एमपी लैंड, एमएल लैंड, टूरिज्म, यूनाइटेड फंड, सीएमआर, स्थानीय विधायक विकास निधि, मुख्यमंत्री विकास योजनाएं, क्षेत्रीय सांसद विकास निधि, एनआरआई अंतर्गत योजनाओं में हुई कर्मियों की समीक्षा बैठक। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।